हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी क्लास 12 की तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले क्लास 12 फिजिक्स का क्लास 12 फिजिक्स के 3 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, 3 नंबर वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज महासंग्राम वीडियो है, जिसमें हम सारे क्वेश्चन को एकदम डिटेल में मस्त तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, और बात करें यार, इनसे कम से कम आपके 25 से 30 नंबर बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 25 से 30 नंबर आसानी से आप पक्के कर सकते हो। बस आपको जो क्वेश्चन आज हम बताएंगे उनको आपको तैयार करना। ठीक है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन वही कम से कम 10 क्वेश्चन मान के चलो। ठीक है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपके फंसेंगे। ठीक है, तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की वीडियो से हम शुरू करने वाले आपके चैप्टर नंबर 1 से जितने भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 14 तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपका निपटारा आज से शुरू होगा। ठीक है, तो आज एकदम मस्त तरीके से आपको यार एक एक प्रश्न को तैयार करना है, क्योंकि हमने भी मेहनत की उन प्रश्नों को ढूंढने में, तो आपको भी मेहनत करनी उन प्रश्नों को पढ़ने में। और कुछ नहीं चाहते, बस आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो भैया, आप एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। और एक चीज़ जान लो यार, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3-3, 4-4 बार पिछले वर्षों में बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके, एक भी क्वेश्चन को आपको हल्के में नहीं लेना। ठीक है, और एक चीज़ जान लो, भले आपने कुछ ना पढ़ा हो अभी तक, अगर आप आज का वीडियो देख लेते हो और अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो तो आपकी तैयारी मस्त हो जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हो पहला क्वेश्चन हमने लिया है। प्रश्न कहता है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, या आपसे सीधा सीधा कहा गया कूलाम का नियम लिखिए। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपको डेरिवेशन करना है, तो इसको आपको करना है। कैसे करना है सब कुछ समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, भले कुछ ना पढ़ाओ इसलिए कह रहे हैं आपको रुकना है, भले आपने अभी तक कुछ ना पढ़ाओ आपकी तैयारी मस्त होगी। ठीक है, तो सिंपल पहले यहाँ पे आंसर हेडिंग पढ़ी और यहाँ पे हमने लगाया कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है, इस नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ये नियम कूलाम का नियम कहलाता है। देखो, कूलाम नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 आवेशों के बीच जो बल उत्पन्न होता है उस बल की गणना की और अपने नियम पे बताया। ध्यान से समझो, मान लो कोई 2 आवेश हैं, ठीक है, उनके बीच जो बल लगता है उस बल की गणना कूलाम नामक साइंटिस्ट ने की और उसे ही अपने नियम पे बताया। क्या बताया, इस नियम के अनुसार किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, कहा गया इस नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, मान लो 2 स्थिर बिंदु आवेश इस प्रकार से हैं। ठीक है, मान लो 2 बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश ये है ए, मान लो इस पे Q1 आवेश उपस्थित है, एक बिंदु आवेश ये B है, इस पे Q2 आवेश उपस्थित है। ध्यान से समझना। ठीक है, आपसे कहा गया कूलाम नामक साइंटिस्ट ने कहा इस नियम के अनुसार किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेश हो, देख सकते हो 2 बिंदु आवेश है, स्थिर है ये। ठीक है, चल नहीं रहे, स्थिर बिंदु है, तो 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होगा, आकर्षण बल कब लगेगा, जब इन दोनों में जो चिन्ह होंगे विपरीत होंगे। मान लो एक में प्लस चिन्ह है आवेश का, एक में माइनस चिन्ह है, तो उसके बीच आकर्षण बल लगेगा। ध्यान से समझो, अगर 2 आवेश है, दोनों आवेशों में एक के पास प्लस आवेश एक के पास माइनस आवेश है, तो उसमें आकर्षण बल लगेगा। और कहीं दोनों के पास प्लस प्लस आवेश है, दोनों के पास आवेश प्लस प्लस है, तो आपका प्रतिकर्षण बल लगेगा। और कहीं दोनों के पास माइनस माइनस आवेश है, तब भी बल प्रतिकर्षण लगेगा। बस एक चीज़ जान लो, आकर्षण बल कब लगेगा, जब चिन्ह विपरीत होंगे, जैसे प्लस माइनस, और प्रतिकर्षण कब लगेगा, जब चिन्ह समान होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम सिंपल सी बेसिक सी बात थी, आपको बता दिया। तो 2 स्थिर बिंदु हैं यहाँ पे, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी। अब मान लो इसके बीच की कोई दूरी है, यहाँ पे इसके बीच की कोई दूरी है, मान लो ये दूरी r है, यहाँ पर जो इसके बीच की दूरी हमने r मान ली, और मान लो यहाँ पे बल क्या लग रहा है, F लग रहा है। ठीक है, ये आपका सिंपल सा चित्र बना है। आपके पास 2 बिंदु हैं A और B, A पर Q1 आवेश है, B पर Q2 आवेश है, इनके बीच बल F लग रहा है और बीच की दूरी r है। अब आपसे कहा गया कूलाम के नियम के अनुसार कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होगा, कोई भी बल हो, चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण, आकर्षण तब लगेगा जब चिन्ह अलग अलग होंगे, जैसे प्लस माइनस, और प्रतिकर्षण कब लगेगा, जब
चिन्ह समान होंगे, जैसे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस। तो क्या कहा गया, प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेश, पहला आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2, तो दोनों आवेश का गुणनफल अर्थात Q1 इंटू Q2, ठीक है, Q1 इंटू Q2, ठीक है, Q1 इंटू Q2, ठीक है। तो ये किसके समानुपाती होगा, बल दोनों आवेशों के, तो बल समानुपाती होगा किसके, दोनों आवेशों के गुणनफल के। ये बात कहा गई। समानुपाती कहा जाए या अनुक्रमानुपाती कहा जाए, सेम चीज़ें हैं, ठीक है। आपसे कहा गया दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होगा, दोनों आवेश Q1 Q2 के गुणनफल अर्थात गुणा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, ये चिन्ह जो लगा है इसे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह कहते हैं। यहाँ से इसे मान लेना है समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, एकदम आसान है। आप क्या करना है, अब आपसे पहले तो ये कहा गया दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो ये बल है F और इसके बीच जो आवेश Q1 Q2 उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दूसरी बात कही गई तथा बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी r है तो इसके वर्ग, वर्ग क्या हो जाएगा r², बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। नाम यहाँ पे समझना, इसका नाम था अनुक्रमानुपाती, इसका नाम है व्युत्क्रमानुपाती। जब अनुक्रमानुपाती कहे तो इस टाइप से समानुपाती में रखना है, और जब व्युत्क्रमानुपाती कहे तो 1 के बट्टे में रखना है, इस टाइप से 1 के बट्टे में रखा है जब व्युत्क्रमानुपाती का है, ठीक है। जब व्युत्क्रमानुपाती का है तो 1 के बट्टे में रखना और इसे भी बल के समानुपाती कर दो और इसे क्या मान लोगे, समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये चीज़ है आपका कूलाम का नियम। अभी एक बार पूरा फिर से समझाएंगे, ठीक है। आपसे कहा गया दो स्थिर बिंदु आवेश है, तो हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश है, इनके बीच जो लगने वाला बल F था ये आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। फिर ये जो बल होता है कहा गया तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन, बल। बल जो होता है इसकी बीच की दूरी r है तो r के व्युत्क्रमानुपाती और r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो r का वर्ग तो r² हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1 के बटे में, तो यहाँ पे 1 के बटे में r² हो गया और ये किसके, F के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं। F जो है पहले Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, फिर r² के व्युत्क्रमानुपाती का तो 1 के बटे में, ठीक है। ये चीज़ हो गया। आप सिंपल नीचे से लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। जब हम यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इधर साइड तो दोनों तरफ F ही है, यहाँ पे भी F है, यहाँ पे भी F है, तो यहाँ पे सिंपल F आ जाएगा, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह। यहाँ पे Q1 Q2 है तो Q1 Q2 लिख लो, बटे में ये r² है तो r² आ जाएगा। देख सकते हो कैसे हुआ है, सिंपल F इधर था, F आ गया, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह Q1 Q2 जैसा था वैसा आ गया, 1/r² था ना तो 1 के बटे में इसके में आ गया r², कोई दिक्कत तो नहीं है। आप देखो जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नीतांक आएगा, तो यहाँ से F = हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा तो एक नीतांक K आ गया, तो F = K Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ K का नाम होता है अनुक्रमानुपाती नेतांक, जहाँ K अनुक्रमानुपाती नेतांक है, जहाँ K अनुक्रमानुपाती नेतांक है। सही से लिख लेना आप, शायद यहाँ पे कम दिख रहा हो, ठीक है, मार्कर कम चल रहा है थोड़ा। तो जहाँ K क्या है, अनुक्रमानुपाती नेतांक है, F = K Q1 Q2 अपॉन r² आया, जहाँ K अनुक्रमानुपाती नेतांक है और इस K का कुछ मान भी होता है, ठीक है, इस K का कुछ मान भी होता है, यहाँ पे लिख दिया जाएगा, जहाँ K बराबर 1/4πε0, जहाँ K बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0, जहाँ 1/4πε0 हो जाएगा किसकी वैल्यू, K की, और ये K क्या था, अनुक्रमानुपाती नेतांक। तो आपको इस K की जगह क्या रख देना है, 1/4πε0। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, F = K की जगह आपको ये रख देना है, सिंपल, ठीक है। आपसे कहा K एक अनुक्रमानुपाती नेतांक है और K की वैल्यू 1/4πε0 है, तो आपको इस K की जगग यही 1/4πε0 रख देना है। तो F = हो गया 1/4πε0, और आगे जो ये Q1 Q2 अपॉन r² लिखा इसे लिख दो, Q1 Q2 अपॉन r² लिखा इसे लिख दो, ठीक है। यही आपका कूलाम का नियम है। और बल का मात्रक न्यूटन में होता है ना, तो यहाँ पे न्यूटन भी लिख सकते हो,
यही आपका कूलाम का नियम है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे और जान लो, ये जो 1/4πε0 है, ये 1/4πε0 इसकी कुछ वैल्यू होती है। 1/4πε0 की वैल्यू जानते हो क्या होती है? वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये होती है 1/4πε0 की वैल्यू। 1/4πε0 इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो ये था कूलाम का नियम, 3 नंबर का डेरिवेशन था, एकदम आसान सा था। सिंपल आपने पहले ये लिखा, फिर सिंपल यहाँ पे चित्र बना, और आपसे कहा गया आप यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हो, माना 2 बिंदु आवेश। यहाँ पे जब इतना लिख लेना ना, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे अपने हिसाब से बना के लिखना चाहो तो लिख लेना, माना 2 बिंदु आवेश Q1 और Q2 है तथा इनके बीच की दूरी R है और इनके बीच बल F लगता है, ठीक है। क्या लिखना है? माना 2 बिंदु आवेश Q1 Q2 है, इनके बीच की दूरी R है और इनके बीच बल F लगता है। फिर लिख देना F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, F अनुक्रमानुपाती 1/r², समीकरण 1 और 2 से ये आ जाएगा आपका K अनुक्रमानुपाती नियतांक है, K की मान ये हो जाएगा और आसानी से रख देना। बस यही कूलाम का नियम है। 3 नंबर का क्वेश्चन था, एकदम आसान था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, आपको भले कुछ लोगों को लग रहा हो कि ये क्वेश्चन एकदम आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जिनको आता है वो भी तैयार करें, जिनको नहीं आता वो भी तैयार करें, ठीक है। आपको इस हिसाब से लेके चल रहा है कि अगर कमज़ोर छात्र भी है तो वो भी तैयार कर ले, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। आप चलते अच्छे क्वेश्चन जो कि आपके 3 नंबर पर और पूछे जाते हैं उनको भी देखते। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो भैया, जो अगला क्वेश्चन है ये भी 3 नंबर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ सकते हो, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है और इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सिंपल इसे भी समझते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, जिसे इंग्लिश पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है और इसका आपको आवश्यक सूत्र देते हुए समझाना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो, सिंपल हेडिंग पड़ी, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स हमने लिखा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वोल्ट मीटर होता है और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ये वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा है। आपसे कहा गया, मान लो कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल, मान लो वैद्युत क्षेत्र में कोई छोटा सा क्षेत्रफल या बड़ा क्षेत्रफल, कोई क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। मान लो वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई क्षेत्रफल है, उससे गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है उसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। पढ़ सकते हो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई भी आपका वैद्युत क्षेत्र है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई क्षेत्रफल है। देखो, कहा गया वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल, वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई क्षेत्रफल है, उसके अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे परिभाषा भी अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। तो ये हो गई सिंपल वैद्युत फ्लक्स से आपका कहा गया था क्या तात्पर्य, तो ये आपकी परिभाषा हो गई। अब आपको आवश्यक सूत्र भी देना है, तो देख लो, ये वैद्युत फ्लक्स जो होता है, वैद्युत क्षेत्र में कोई क्षेत्रफल स्थित होता है, उससे गुजरने वाली अभिलंबवत रेखाओं की संख्या, जो अभिलंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, उसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो मान लो यहाँ पे कोई एकदम एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बताया, मान लो कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में कोई छोटा सा क्षेत्रफल है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई छोटा सा क्षेत्रफल डी ए है। जो बड़ा क्षेत्रफल होगा वो ए होगा। डी ए का मतलब होता है एक अल्पांश क्षेत्रफल, एक छोटा सा क्षेत्रफल। तो जब डी ए एक छोटा सा क्षेत्रफल होगा तो इसमें क्या होगा, जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ई वेक्टर, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? ई वेक्टर। ध्यान से समझो, मान लो कोई वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है, ठीक है, उस पर कोई छोटा सा ये क्षेत्रफल है डी ए, ठीक है। जब डी ए क्षेत्रफल होगा तो इसमें वैद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? देखो, ऐसे फाई ई होता है, जब छोटा सा क्षेत्रफल होगा तो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा डी फाई ई, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। देखो,
वैद्युत क्षेत्र मान लो कोई ई वेक्टर है, उसमें कोई छोटा सा क्षेत्रफल डी ए है, ठीक है, और जो उसका डी ए क्या हो गया, छोटा सा क्षेत्रफल, और तब उसमें वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई। तो हमने यहाँ पर से लिखा किसी पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश का मतलब वही छोटा सा क्षेत्रफल डी ए, किसी पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल डी ए वेक्टर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स डी फाई, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई। जब छोटा सा क्षेत्रफल डी ए होगा या अल्पांश क्षेत्रफल डी ए होगा तो उससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो डी फाई ई हो जाएगा। तो कहा गया किसी पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल डी ए वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई का मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तथा डी ए वेक्टर के गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान से समझो भैया, सिंपल कहा गया किसी पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई होता है उसका जो मान होता है वो डी ए वेक्टर और ई वेक्टर, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तथा डी वेक्टर के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो क्या, इस डी फाई ई का मान कहा गया ना, तो सिंपल डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर तथा डी ए वेक्टर के गुणनफल के बराबर। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये आपका आ जाएगा सिंपल, ठीक है। यही कहा गया है कि किसी पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो डी फाई ई होगा उसका मान जो होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तथा डी ए वेक्टर के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, अब यहाँ से अगर मान ले कि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच जो कोण हो वो थीटा हो, ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच कोण क्या हो, थीटा हो। अब मान लो इसके बीच कोण क्या हो, थीटा हो, ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए बनाया था, बीच कोण क्या हो, थीटा हो। तो सिंपल हमने यहाँ से क्या लिख दिया, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच यदि कोण थीटा हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब थीटा कोण होगा तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ये वेक्टर अब हट जाएगा, देख लो ध्यान से, जब ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर था, अब कहा गया जब ई और डी ए के बीच कोण थीटा हो, अर्थात जो आपका वैद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल हो वो थीटा कोण पर हो, तब आपका ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, इसे समीकरण 1 भी मान सकते हो, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये अभी जो वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई निकला है ये एक छोटे से भाग का निकला है, एक छोटे से भाग, एक छोटे से अल्पांश का निकला। हमने एक अल्पांश माना था ना, एक छोटा सा भाग डी ए, तो ये जो डी फाई ई निकला ये एक छोटे से भाग का, ये छोटे से भाग का वैद्युत फ्लक्स निकला है, ठीक है। अभी आपको पूरे क्षेत्रफल का चाहिए। देखो आपका मान लो वैद्युत क्षेत्र में कोई क्षेत्रफल था तो हमने उसका एक छोटा सा भाग डी ए मान लिया था, ठीक है। तो ये डी ए जो है छोटे से भाग का है, अब आपको पूरे भाग का निकालना है तो आपको इसका समाकलन करना पड़ेगा। सिंपल, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए आपको इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से लिख सकते हो, चाहे तो लिखना चाहो कि संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए समाकलन करना पड़ेगा, तब यहाँ पर से आपको सिंपल क्या करना है, लिख देना है समाकलन करने पर, समाकलन, अगर आप समाकलन कर दोगे तो आपको कुल वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। ये जो आपका छोटा सा भाग अल्पांश था ना, इससे मिलके जितना भी बड़ा भाग का क्षेत्रफल बना होगा उन सबका मिल जाएगा। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, इसका बस समाकलन कर देना है, आपको वैद्युत फ्लक्स का सूत्र भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन का चिन्ह देख लो इस टाइप से लगता है, यहाँ पे डी फाई ई है तो डी फाई ई लिख दो, ठीक है, और उधर समाकलन का चिन्ह ई डी ए कॉस थीटा है तो ई डी ए कॉस थीटा लिख दो, ठीक है। सिंपल, समाकलन का चिन्ह डी फाई, फिर समाकलन का चिन्ह ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो ये जो समाकलन का चिन्ह डी फाई, समाकलन डी फाई, देखो डी फाई क्या था, एक छोटे से भाग का वैद्युत फ्लक्स। ध्यान से समझो, ये जो डी फाई था एक छोटे से भाग का वैद्युत फ्लक्स था, जब उसमें समाकलन लग जाएगा, समाकलन का मतलब संपूर्ण भाग का वैद्युत फ्लक्स। तो आप डी फाई समाकलन, ये जो समाकलन का चिन्ह लगा है, इस समाकलन के चिन्ह को हटा के केवल फाई ई लिख दो, ठीक है, केवल फाई ई लिख दो। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि डी फाई एक छोटे से भाग का था, जब समाकलन लग जाएगा, समाकलन का मतलब पूरे भाग का, पूरे भाग का जो आएगा वो फाई ई होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर बात करें तो आप ई और कॉस थीटा एक कांस्टेंट होगा तो इसे बाहर कर लो, तो यहाँ पर से हो जाएगा ई कॉस थीटा, फिर यहाँ पे समाकलन का चिन्ह है तो समाकलन का चिन्ह लगाओ, फिर यहाँ पे डी ए है तो डी ए लगा दो, ठीक है। ये सिंपल हुआ, देख लो, ये आपका समाकलन डी फाई था तो इसे हमने फाई के इक्वल लिख दिया, ई कॉस थीटा बाहर कर लिया, फिर समाकलन डी ए, ठीक है। आप देखो मैथ वालों को तो यहाँ पे पता चल जाएगा, लेकिन जो बायो के हैं शायद उनको दिक्कत हो, देख सकते हो ये जो समाकलन डी ए है इसकी वैल्यू होती ए, ठीक है।
आपने अगर मैथ पढ़ी तो आपको पता होगा समाकलन डी ए, या आपसे कह दिया जाए समाकलन डी एक्स, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी एक्स। ये आपको सिंपल पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कुछ नहीं लिखा ना, तो यहाँ पे 1 छुपा होता है, 1 इंटू डी एक्स होता है, यहाँ पे 1 इंटू डी ए होता है, ठीक है। तो सिंपल आप ये याद रखोगा, समाकलन डी ए तो उसकी वैल्यू ए हो जाएगी, समाकलन डी एक्स तो इसकी वैल्यू एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर डी ए तो उसकी वैल्यू हम केवल ए लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से आ जाएगा फाई ई इक्वल टू ई कॉस थीटा, और जब ये समाकलन डी ए तो समाकलन हट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, ए बचेगा। ए जो होगा पूरे भाग का क्षेत्रफल होगा जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित होगा। तो यहाँ पर से आ जाएगा फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। ये सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी, और यही वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है। मात्रक लिख देना वोल्ट मीटर, मात्रक क्या लिख दोगे, वोल्ट मीटर। बस ये सिंपल सी बात है भैया, एकदम आसानी से आपने इस क्वेश्चन को भी कर लिया, ठीक है। आपको एक एक क्वेश्चन इसलिए समझा रहे हैं, आप चाहे तो हम जल्दी से भी बता दें, लेकिन आपका जो कमज़ोर लोग हैं उनको समझ में इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल पहले परिभाषा लिख देना, फिर इस टाइप से पूरा डेरिवेशन आपका होगा। पहले डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हुआ, फिर अगर ई और डी ए के बीच का कोण थीटा हो तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसका समाकलन कर देंगे, समाकलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें संपूर्ण भाग का चाहिए। ये एक छोटे से भाग या एक अल्पांश भाग का वैद्युत फ्लक्स था, पूरे भाग का चाहिए तो आपको इसका समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन डी फाई इक्वल टू समाकलन ई डी ए कॉस थीटा, तो समाकलन डी फाई को आप फाई लिख सकते हो, और समाकलन ई डी ए कॉस थीटा को ई कॉस थीटा बाहर हो जाएगा और डी ए अंदर रहेगा, ठीक है, समाकलन के। तो समाकलन डी ए बराबर होता है ए, तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा वोल्ट मीटर। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको टाइम दे रहा है कि आपको तैयार हो जाए यहीं पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मज़ा आई होगी, ठीक है। तो यार मज़ा आ रही तो वीडियो को भी लाइक कर लो, और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तो भैया आप देखो जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हो, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष या अनुदैर्ध्य स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है और पेपर में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। एकदम मस्त तरीके से आपको इस क्वेश्चन को भी समझना है, एकदम आसान है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, ठीक है। आपसे वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष आपसे कहा जा सकता है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष जो लिखा है यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए, या वैद्युत द्विध्रुव की अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, चाहे अक्ष कहा जाए, अक्षीय कहा जाए या अनुदैर्ध्य स्थिति कहा जाए, तीनों चीज़ एक ही है, आपको डेरिवेशन यही करना है, ठीक है। 3 नंबर पर पूछा जाता है डेरिवेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसको भी करते हैं। सिंपल हमने हेडिंग लगा दी, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विभव। तो एकदम आसानी से समझते चलना। देखो आपको क्या करना है, कोई वैद्युत द्विध्रुव लेना है, उसके अक्ष पर विभव का मान याद करना है, ठीक है। तो चलो ज्ञात करते हैं। सिंपल यहाँ पर से हम एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, एक वैद्युत द्विध्रुव, क्या बन गया, ये एक प्रकार का वैद्युत द्विध्रुव ए बी मान लो। ये हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी ले लिया, ठीक है। अब मान लो इस वैद्युत द्विध्रुव के ए, जो ये ए सिरा है, इस पे माइनस क्यू आवेश, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, ठीक है। एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू और बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, और इसके बीच की दूरी जो है वो 2l है, ठीक है। इसके बीच की दूरी जो है वो 2l है, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है। ए पे माइनस क्यू, बी पे प्लस क्यू, बीच की दूरी 2l। अब मान लो वैद्युत द्विध्रुव का यहाँ पे एक बिंदु है ओ, एक मध्य बिंदु ओ है, इस ओ से मान लो कुछ दूरी, ठीक है, इस ओ से कुछ दूरी पर यहाँ पे एक बिंदु P है, यहाँ पे एक बिंदु P है, इसी बिंदु P पर हमें विभव ज्ञात करना है, ठीक है। आपसे अक्ष पे कहा गया इसलिए हमने इस दिशा पे लिया, अगर निरक्ष पे कहता तो हम इस दिशा में लेते। अक्ष पे कहा गया इसलिए हम अच्छी स्थिति वाला लेंगे, ठीक है, इस टाइप से। जो और इसका जो एक और है ना डेरिवेशन निरक्षीय स्थिति पर, वो आपका 2 नंबर पे पूछा जाता है, तो आपको उसको भी तैयार करना है, ठीक है। अच्छी वाला 3 नंबर पे आता है, निरक्षीय छोटा डेरिवेशन है इसलिए आपको 2 नंबर पे आता है। तो सिंपल एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश, और इसके बीच का बिंदु या मध्य का बिंदु एक ओ है, इस ओ से मान लो आर मीटर की दूरी पर, आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात कर सकते हो, मान लो, ठीक है, इतना जो आपने लिखा वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो जो चीज़ यहाँ पे आपको बताया वही चीज़ लिखा है। मान लो ये वैद्युत द्विध्रुव जो है के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। तो आगे के पॉइंट यहाँ से पढ़ते चलना। माना के परावैद्युतांक के माध्यम में एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी रखा है, देख सकते हो के परावैद्युतांक है इसका। माना के परावैद्युतांक के माध्यम में एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी रखा है,
द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से बना है। देख सकते हो द्विध्रुव जो है प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है तथा इसके बीच की दूरी जो है 12 है। देख सकते हो इसके बीच की दूरी क्या है, 12 है। आप मानते हैं द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आप मानते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है इससे इस r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव ज्ञात करना है। जो चीज़ यहाँ पे हमने चित्र में बनाया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से बना के लिखना, जरूर नहीं रट लो, सिंपल लिख दो। माना के बड़ा वैद्युतांक के माध्यम में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू और बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश, या वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 12 है। आप मान लो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव ज्ञात करना है। बस ये सिंपल सी बात है। आप देखो इतना आ गया। अब अगर बात करें आपको विभव P बिंदु पर ज्ञात करना है तो आपको इस माइनस क्यू आवेश के कारण भी P बिंदु पर विभव ज्ञात करना होगा और प्लस क्यू आवेश के कारण भी बिंदु P पर विभव ज्ञात करना होगा, और जो आएगा फिर हम उसे जोड़ देंगे और जो आंसर आएगा वो आपका अच्छी स्थिति पर विभव हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी ये बात है। तो देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे पहले माइनस क्यू के कारण यहाँ पे निकालना है, तो आपको माइनस क्यू के कारण यहाँ तक की दूरी भी पता होनी चाहिए। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे देखना, इतनी यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी 12 है। अगर हम इतनी दूरी बात करें ए पॉइंट से ओ पॉइंट तक की, ध्यान से समझना, इसलिए समझा रहे कि आपको समझ जाओ, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, देख लो ए बिंदु से ओ बिंदु तक की दूरी एल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बीच का बिंदु है, पूरी दूरी 2l है तो इतनी दूरी भी एल हो जाएगी और इतनी दूरी भी एल हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी दूरी 2l है तो आधा बीच वाला बिंदु, तो इतनी दूरी भी एल, इतनी दूरी भी एल, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपसे कह रहा है इस ए पॉइंट से पी पॉइंट तक की दूरी कितनी हो जाएगी, बताओ जल्दी से। ए पॉइंट से पी पॉइंट तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ठीक है, लगाओ दिमाग, कितनी हो जाएगी बताओ। सिंपल देखो, जब इतनी दूरी r है इतनी दूरी l है तो पूरी दूरी क्या हो जाएगी, r प्लस एल। कितनी हो जाएगी, r प्लस एल। ठीक है, r प्लस एल हो जाएगी। सिंपल इतनी दूरी l और इतनी दूरी r तो पूरी दूरी r प्लस एल। ठीक है, इसी प्रकार से अब प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर निकालना होगा। तो अगर बात करें यहाँ से इस बिंदु O से P तक की दूरी कितनी है, r है, और इस B से P तक की निकालनी है और हमें O से B तक की पता l। ठीक है, देख सकते हो O से B तक की l है और यहाँ पे O से P तक की R है। तो अगर B से P तक की दूरी ये वाली निकालनी पड़ जाए तो ये क्या हो जाएगी, R माइनस एल। ये क्या हो जाएगी, R माइनस एल। क्या हो जाएगी, R माइनस एल। आप खुद देख सकते हो यार भैया। ठीक है, ये हो जाएगी R माइनस एल। देख सकते हो कैसे हुआ, एक बार समझ लो। पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की R है, इतनी दूरी L है। अगर इतनी निकालनी पड़ जाएगी तो R से L घटा देंगे तो इतनी दूरी आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें हमने की है। ठीक है, पूरी दूरी R थी, इतनी L है तो इतनी निकालोगे R माइनस एल और यहाँ से यहाँ तक निकालोगे R प्लस एल। आप इस डेरिवेशन को समझते। ठीक है, अब पहले यहाँ पे लिखते हैं माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, अब समझते चलना, आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर लिखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, P बिंदु पर विभव। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव निकालेंगे। तो देखो एक चीज़ जान लो, बिंदु आवेश के कारण विभव का जो सूत्र होता है V इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/r। ये चीज़ आपको याद रखना है। बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र होता है V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। तो यहाँ पे वही सूत्र लगेगा। तो सिंपल V इक्वल टू हो जाएगा, ये V1 मान लो, क्योंकि माइनस क्यू के कारण V1 आएगा, प्लस क्यू के कारण V2 आएगा। तो V1 मान लो, V1 इक्वल टू, ठीक है, V1 इक्वल टू, तो V1 इक्वल टू अगर बात करें तो ये सूत्र लगेगा, तो 1/4πε0। ठीक है, अब क्यू आवेश, तो क्यू आवेश यहाँ पे कितना, माइनस क्यू, तो यहाँ पे माइनस क्यू रख लो, बट्टे में बीच की दूरी r दूरी इस माइनस क्यू से लेकर P बिंदु तक लगेगी। ध्यान से समझो, r दूरी क्या होती है, बीच की दूरी। तो आप माइनस क्यू के कारण निकाल लो तो आप ये वाली दूरी रखोगे माइनस क्यू से लेकर P बिंदु तक की, अर्थात r प्लस एल। तो यहाँ पे r प्लस एल रख देना है। ठीक है, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। आप आगे सॉल्व करते हैं। ये आई माइनस क्यू के कारण, आप निकालते हैं प्लस क्यू के कारण। तो यहाँ पर से लिखते हैं प्लस क्यू के कारण। ठीक है, प्लस क्यू के कारण विभव, प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर विभव। ठीक है, प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर विभव, सूत्र वही लगेगा सेम। ठीक है, P बिंदु पर विभव तो क्या आ जाएगा, V2 इक्वल टू, यहाँ पे जैसे V1 इक्वल टू है वैसे यहाँ पे V2 इक्वल टू 1/4πε0। आवेश कितना है, प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू रख लो। दूरी इस प्लस क्यू से P बिंदु तक की दूरी लगेगी। देख लो, प्लस क्यू से P बिंदु तक तो r माइनस एल रख दो। इसे मान लो समीकरण नंबर 2।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। सिंपल क्या किया, पहले v1 इस माइनस क्यू के कारण निकाला, 1/4πε0 q/r सूत्र होता है, तो 1/4πε0 उसी प्रकार q है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू रखा, r की जगह ये माइनस क्यू से p बिंदु तक दूरी लगेगी r प्लस एल, तो वो रखा, प्लस क्यू के कारण निकालेंगे तो v2 इक्वल टू 1/4πε0 प्लस क्यू आवेश और बट्टे में दूरी है r माइनस एल वाली। इतना हो गया। आप नीचे से लिख देना समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 + 1 करने पर, ठीक है, 2 + 1 करने पर, ठीक है। समीकरण 2 में हम 1 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, देखो v2 है इधर, इधर है v1, तो v2 + v1 बराबर v2 + v1 बराबर v2 की वैल्यू जो है वो रख दो 1/4πε0 q/r माइनस एल, ठीक है, और प्लस का ये वाली वैल्यू, प्लस का 1/4πε0 और q यहाँ पे माइनस q/r प्लस एल, माइनस q/r प्लस एल, ठीक है। सिंपल देख सकते हो भैया, हमने इस v2 में v1 को जोड़ा तो v2 + v1 इक्वल टू v2 की वैल्यू ये 1/4πε0 प्लस q/r माइनस एल, और यहाँ पे ये वाली 1/4πε0 माइनस q/r प्लस एल, इतनी वैल्यू आई है। अब आपको इसे सॉल्व करना होगा, जो आंसर आएगा वही अच्छी स्थिति या अक्ष पर इस बिंदु पर विभव होगा, P बिंदु पर, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, केवल इतना ही सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करके दिखा देंगे, जो आएगा वो अक्ष पर विभव होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको टाइम दे के समझा रहे हैं, नहीं तो सीधा सीधा जल्दी जल्दी समझा दे, लेकिन उससे नहीं करना, आपको समझ में आना चाहिए। जो लोग कमज़ोर है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके, इसलिए आपको अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना हम यहाँ पे लिख देंगे और सारा इरेज कर देंगे, ठीक है। केवल नीचे वाला जो लिखा है ना, इसी को लिखेंगे, ठीक है। तो भैया जो सिंपल नीचे वैल्यू आई थी उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। v2 + v1 इक्वल टू 1/4πε0 q/r माइनस एल प्लस 1/4πε0 माइनस q/r प्लस एल, इतनी वैल्यू ही आई थी, हमने सिंपल लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। आप देखो क्या करते, इतना करने के बाद जब v2 + v1 इतना आया, ठीक है, जब v2 + v1 इतना आया तो आगे आपको सॉल्व करना है। ये जो v2 + v1 आया ये v के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये कुल विभव आ जाएगा v, ठीक है। ये v2 + v1 किसके इक्वल हो जाएगा, कुल विभव, क्योंकि आपने माइनस क्यू के कारण p पर निकाला v1, प्लस क्यू के कारण p पर निकाला आपका v2, तो यहाँ पर से v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 + v2 या v2 + v1, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ v2 + v1 लिखा है, यहाँ पे आपको v लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/4πε0 है, वैसे ही लिख दो, Q है, Q को भी वैसे लिखो, R माइनस एल है, उसको भी वैसे ही लिखो। ये माइनस चिन्ह इस प्लस में लगा दो, माइनस हो जाएगा 1/4πε0 q/r प्लस एल, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, सिंपल कुछ नहीं किया, ये माइनस सा बाहर ले लिया और यहाँ पे v2 + v1 को v लिख दिया। अब v इक्वल टू, यहाँ पे देखो, अगर देखें हम लोग ध्यान से तो आपको यहाँ पे भी 1/4πε0 दिख रहा है, q दिख रहा है, यहाँ पे भी 1/4πε0 और q दिख रहा है, r माइनस एल, r प्लस एल अलग है, तो हम यहाँ पर से 1/4πε0 इंटू q कॉमन ले लेते हैं, 1/4πε0 इंटू q, जो दोनों में वो कॉमन ले लो, ठीक है। बचेगा क्या, 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। देख लो ध्यान से भैया, सिंपल क्या हुआ, 1/4πε0 और q को हमने कॉमन ले लिया, बचा 1/r माइनस एल और माइनस का 1/r प्लस एल। आप कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लो, क्वेश्चन पूरा आपका डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू, ठीक है, यहाँ पर क्यू भी था। एलसीएम क्या आ जाएगा बताओ, एलसीएम तो आना है ना सबको, एलसीएम, ठीक है। यही एलसीएम आ जाएगा r माइनस एल इंटू r प्लस एल, r माइनस एल r प्लस एल। देख लो ध्यान से, सिंपल यही लिख देना, r माइनस एल r प्लस एल, इतना कर दिया। आप क्या करो, इसके बाद इस r प्लस एल का 1 से गुणा करो, इस वाले का 1 से गुणा करो, r प्लस एल, माइनस का चिन्ह लगाओ, इस r माइनस एल का इस 1 से गुणा करो तो r माइनस एल। देख लो कैसे किया, सिंपल समझ लेना, ठीक है। पहले हमने इन दोनों को नीचे एलसीएम में ले लिया, फिर इस r प्लस एल का 1 से गुणा, फिर इस r माइनस एल का 1 से गुणा, ठीक है। अब सॉल्व करना है केवल, बस आंसर आ जाएगा v इक्वल टू 1/4πε0 q, ठीक है। अब ऊपर देखो माइनस का चिन्ह है तो इसे सॉल्व करो, r प्लस एल पहले से, ये देखो अब यहाँ पे माइनस लगा, अंदर कोष्ठ है तो माइनस का r से हो जाएगा माइनस r, ये माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, प्लस का l, बटे में क्या आ जाएगा, r माइनस एल, r प्लस एल है। तो एक चीज़ आप जान लो, अगर मैथ वाले हो तो आपको पता होगा कि a माइनस बी, a प्लस बी जब एक कोष्ठ पे होता है तो उसे हम लिख देते हैं a² माइनस बी²,
ये सूत्र आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोश में ए माइनस बी, एक कोश में ए प्लस बी, या ए माइनस बी एक कोश पे हो, ए प्लस बी एक कोश पे हो, तो उसे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखें आर माइनस एल एक कोश पे आर प्लस एल, जैसा यहाँ पे ए माइनस बी वैसे आर है, आर और एल है, तो आर माइनस एल आर प्लस एल है। तो हम यहाँ पे जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया था, यहाँ पे हम क्या कर देंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, मैथ वालों को पता होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल आप भी याद रखो, आर माइनस एल आर प्लस एल एक कोश पे हो तो उसे आप आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इधर माइनस का आर इधर प्लस का आर, तो माइनस आर से प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, बचा जो उसे लिख लो यहाँ पे। ठीक है, जो बचा उसे लिख लो। v इक्वल टू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। देखो v इक्वल टू क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये q था तो q लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे l है, यहाँ पे l, तो l और l को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2l, तो सिंपल 2l लिख देते हैं। बटे में क्या आ जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो इस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को लिख देते हैं। सिंपल देख लो, कोई दिक्कत नहीं भैया, देख लो क्या किया हमने। ठीक है, सिंपल v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ पे l और l जुड़ा 2l हो गया क्योंकि r और r तो कैंसिल हो गया था, बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आप क्या करते हैं, आप देखो अगर r और l की बात करें, इस r और इस l की बात करें तो l दूरी जो है, देखो r दूरी ये है o से p तक की, मतलब r दूरी जो है बहुत बड़ी है और l दूरी बहुत छोटी। ध्यान से समझो, r दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी बड़ी दूरी है और l दूरी इतनी छोटी सी दूरी है। ठीक है, देख लो r बहुत बड़ी दूरी है, l बहुत छोटी दूरी है, तो हम l को नगण्य मान लेंगे। यहाँ पर से लिख देंगे जब r, ठीक है, जब l इज लेस देन r, l इज लेस देन r का मतलब l छोटा है r से। ठीक है, देख लो l क्या है, r से छोटा है, तो l स्क्वायर जो होगा वो r से और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए हम l स्क्वायर को छोड़ देंगे। ठीक है, ये लेस देन का चिन्ह होता है। ठीक है, इस टाइप का चिन्ह जब बना हो तो इसे लेस देन का चिन्ह कहते हैं। और जिसकी तरफ मुंह होता है, ये देख लो ऐसा मुंह है ना, ये जिसकी तरफ होता है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ ये होता है वो छोटा होता है। तो आपका यहाँ पे l इज लेस देन r का मतलब है l छोटा है r बड़ा है। ठीक है, तो l स्क्वायर इज लेस, l स्क्वायर भी छोटा हो जाएगा r स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको l स्क्वायर छोड़ देना है, तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ पे 2l है तो 2l रख दो। अब आपको यहाँ पे l स्क्वायर को छोड़ देना है। ठीक है, l स्क्वायर को क्या करना है, छोड़ देना, बचेगा केवल r स्क्वायर। देख लो ध्यान से भैया, सिंपल l स्क्वायर को हमने छोड़ दिया, केवल r स्क्वायर लिख दिया। अब क्या होगा, आप देखो यहाँ पे q है बाहर, यहाँ पे क्या है, q है और अंदर क्या है, गुणे का चिन्ह। ठीक है, q है और अंदर है गुणे का चिन्ह। तो एक फॉर्मूला आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का याद होगा। ठीक है, वो क्या होता है, Q इंटू 2L बराबर P, Q इंटू 2L बराबर P। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Q इंटू 2L बराबर P होता है फॉर्मूला। ठीक है, P इक्वल टू Q इंटू 2L या Q इंटू 2L बराबर P। तो ये जो Q इंटू 2L इसकी जगह आप P लिख सकते हो, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस Q इंटू 2L की जगह क्या लिखा जा सकता है, P। ठीक है, तो यहाँ पे P लिख देंगे, बट्टे में क्या आ गया, R स्क्वायर। ठीक है, यही तो आएगा R स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा विभव और इसका मात्रक होता है वोल्ट। यही है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विभव। ठीक है, यही है भैया वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विभव, आप देख सकते हो। सिंपल आपने पहले चित्र बनाया था, ये आपको माइनस क्यू के कारण निकाला V1, फिर प्लस क्यू के कारण निकाला V2, दोनों को जोड़ते हुए यहाँ तक आए थे, फिर इसे V इक्वल टू लिखा और पूरा सॉल्व कर दिया। यहाँ तक आपका आ गया V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। बस यहाँ पे याद रखना L स्क्वायर, देखो जब L एक छोटी दूरी तो L स्क्वायर और छोटी दूरी हो जाएगी, तो यहाँ से L स्क्वायर को छोड़ देना, केवल R स्क्वायर लिखना। फिर ये Q है बाहर, अंदर 2L, तो Q का 2L से गुणा होगा, तो Q इंटू 2L बराबर होता है P, तो यहाँ पे Q इंटू 2L बराबर P रख दो, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर वोल्ट। ये है वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष या अनुदैर्ध्य स्थिति पर विभव। ठीक है, 3 नंबर पे भी डेरिवेशन आ सकता है, 5 नंबर पे भी आ सकता है, तो आप इसे तैयार कर लेना। एग्जामिनर का जैसा मतलब दे दे, चाहे 3 नंबर पे दे दे या 5 नंबर पे दे दे, बड़ा डेरिवेशन है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन करा रहे हैं जिससे आपकी तैयारी मस्त हो सके। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो भैया, जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को हल्के में ना लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। विभव प्रवणता से क्या समझते हैं आप, उसकी परिभाषा दीजिए। और क्या करना है, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखना है। 3 नंबर पर भी डेरिवेशन आ सकता है और 5 नंबर पर भी आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस ये जान लो। ठीक है,
तो सिंपल देख सकते हो इसका डेरिवेशन हमने यहाँ पे किया हुआ है। एक एक पॉइंट को समझना, पूरा समझ में आ जाएगा। देखो ये जो आपको चित्र दिख रहा है, इस चित्र को पहले समझो। यहाँ पे हमने क्या किया, एक बिंदु, देखो एक बिंदु O माना है, यहाँ पे ध्यान से समझना। यहाँ पे एक बिंदु O माना है जिस पे प्लस क्यू आवेश स्थित है, ठीक है। एक बिंदु O है जिस पे प्लस क्यू आवेश स्थित है। आप मान लो इस बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A है तथा x प्लस डेल्टा x दूरी पर एक बिंदु B है। ध्यान से समझो, O से x दूरी पर एक बिंदु A है तथा O से x प्लस डेल्टा x दूरी पर एक बिंदु B है, ठीक है। O से x दूरी पर एक बिंदु A है और x प्लस डेल्टा x दूरी पर एक बिंदु B है। कोई दिक्कत तो नहीं आता। आप क्या किया, इस बिंदु B पर हमने एक परीक्षण आवेश Q0 रख दिया। इस Q0 आवेश का नाम है परीक्षण आवेश और ये प्लस Q आवेश सिंपल था, ठीक है। इतना किया। अब इसके बाद ये जब इतनी दूरी x प्लस डेल्टा x, इतनी x है तो इतनी कितनी हो जाएगी, डेल्टा x, तो वो भी हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र मान लो E वेक्टर है। जब वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर होगा तो यहाँ पे जो बल हो जाएगा वो हो जाएगा F बराबर Q0 E, क्योंकि Q0 आवेश है इसलिए बल भी हो जाएगा F बराबर Q0 E। ये बात है चित्र की। आप चित्र जो बनाया आपने उसी को यहाँ पे लिखना है। तो आप जो लिखा उसे समझते चलो तो आपको चित्र भी समझ में आएगा और जो यहाँ पे लिखा है वो भी समझ में आएगा। यहाँ पे पहले लिखा, माना बिंदु O पर स्थित प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है। हमने लिखा माना बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E वेक्टर है, ठीक है। माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश है और क्या है, उसके जो वैद्युत क्षेत्र है की तीव्रता है वो क्या है, E वेक्टर है। तो वो सिंपल हमने लिख दिया। फिर O से x तथा x प्लस डेल्टा x दूरी पर स्थित बिंदु A तथा B है। O से x तथा x प्लस डेल्टा x दूरी पर दो बिंदु A तथा B है, हमने लिख दिया, ठीक है। लिखा O से x तथा x प्लस डेल्टा x दूरी पर स्थित बिंदु A तथा B है। फिर लिखा गया, यदि एक परीक्षण धन आवेश प्लस Q0 बिंदु B पर रख दिया जाए तो आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल F इक्वल टू Q0 E होगा। क्या कहा गया, अब यदि बिंदु B पर, देखो कहा गया यदि एक परीक्षण धन आवेश, ठीक है, यदि एक परीक्षण धन आवेश प्लस Q0 बिंदु B पर रख दिया जाए। इस बिंदु B पर यदि कोई धन परीक्षण आवेश Q0 रख दिया जाए, देखो कहा गया ना, यदि एक परीक्षण आवेश धन आवेश, ठीक है, एक परीक्षण धन आवेश प्लस Q0 को इस बिंदु B पर रख दिया जाए तो आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल जो हो जाएगा F इक्वल टू Q0 E हो जाएगा। देखो जो चीज़ चित्र में आपको समझाया वही चीज़ सिंपल यहाँ पे लिखा है। पहले लिखा गया माना बिंदु O पर स्थित प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है। फिर लिखा O से x तथा x प्लस डेल्टा x तथा x प्लस डेल्टा x पर दो बिंदु A तथा B हैं। फिर उसके बाद यदि एक परीक्षण धनावेश प्लस Q0 बिंदु B पर रख दिया जाए, इस बिंदु B पर एक परीक्षण आवेश Q0 रख दिया जाए तो आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल F जो हो जाएगा वो Q0 E के बराबर हो जाएगा। फिर कहा गया आप Q0 आवेश को बिंदु B से A तक बल F के विरुद्ध ले जाया गया, ठीक है। प्लस Q0 आवेश को B से A तक बल F के विरुद्ध ले जाया गया। इतना यहाँ पे थोड़ा गलत था तो इसके लिए सॉरी, ठीक है, इसलिए गड़बड़ हो रहा था, सिंपल लिखना था। इस प्लस Q0 आवेश को बिंदु B से A तक बल F के विरुद्ध ले जाया गया, ठीक है, समझ में आया ना। ये जो प्लस Q0 आवेश परीक्षण आवेश है इसको बिंदु B से A तक कैसे ले जाया गया, बल F के विरुद्ध ले जाया गया। तो वही चीज़ लिखा गया प्लस Q0 आवेश को बिंदु B से A तक बल F के विरुद्ध ले जाया गया। फिर लिखा गया यदि कार्य डेल्टा W हो। अब यदि इस B से A तक जो ले जाया गया Q0 आवेश को तो इसमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। यहाँ Q0 आवेश को B से A तक ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य क्या हो जाएगा, डेल्टा W। डेल्टा W बराबर फार्मूला हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। कार्य का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर से हो जाएगा डेल्टा W बराबर बल कितना है, बल यहाँ से देख सकते हो F इक्वल टू है Q0 E। तो बल रख दो Q0 E और इंटू विस्थापन। देखो B से A तक ले जाया जा रहा है, ध्यान समझो, B से A तक ले जाया जा रहा है तो इसमें कितनी दूरी चली गई, डेल्टा x दूरी। और ये देखो उल्टा चली गई ना, B से A तक उल्टा दूरी चली गई। चलना तो ऐसे चाहिए था इस दिशा में, लेकिन हम उल्टा चल रहा है तो माइनस x हो जाएगा। तो इस कारण से माइनस डेल्टा x हुआ। अब यहाँ से Q0 को नीचे कर लेना तो डेल्टा W अपॉन में Q0 इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा x। इसे मान लेना समीकरण नंबर 1। ध्यान से समझो भैया, पूरा आपको समझा रहे हैं कि आप समझ जाओ।
सिंपल, पहले माना बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है, O से x तथा x प्लस डेल्टा एक्स। देखो x पर A बिंदु, x प्लस डेल्टा एक्स पर B बिंदु स्थित है। यदि एक परीक्षण धन आवेश Q0 को बिंदु B पर रख दिया जाए तो आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के लगने वाला बल F बराबर Q0 इंटू E होगा। अब कहा गया प्लस Q0 आवेश को बिंदु B से A तक बल F के विरुद्ध ले जाया गया। अब यदि कार्य डेल्टा W हो तो डेल्टा W बराबर बल गुणे विस्थापन, यहाँ से डेल्टा W बराबर Q0 क्योंकि बल है आपका Q0, देख सकते हो F बराबर Q0 है। और विस्थापन B से A तक कितना विस्थापन हुआ डेल्टा एक्स, और B से A तक उल्टा जा रहे हो तो माइनस डेल्टा एक्स होगा। तो यहाँ पर से Q0 देखो गुणा में था, नीचे ले लिया तो डेल्टा W बटे में Q0 हो गया, और ये माइनस के चिन्ह तो माइनस E इंटू डेल्टा एक्स हो गया। ये समझ में आया होगा आपको। ये Q0 नीचे चला गया तो डेल्टा W अपॉन में Q0 इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा एक्स। इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। अब आगे देखो, यहाँ पे इतने के बाद हमने यहाँ पे आगे लिखा ये। अब ये कहा यदि A तथा B के बीच विभवांतर डेल्टा V हो, ये जो A पॉइंट है और B पॉइंट है इसके बीच मान लो विभवांतर जो हो डेल्टा V हो, विभवांतर क्या हो डेल्टा V हो, क्योंकि विभव प्रवणता बतानी है। ठीक है, तो विभव प्रवणता बताने के लिए विभव चाहिए। तो यदि A तथा B के बीच विभवांतर डेल्टा V हो तो विभव बराबर सूत्र होता है कार्य बटे में क्या आवेश। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा V बराबर हो जाएगा डेल्टा W अपॉन में Q0। ठीक है, डेल्टा V बराबर हो जाएगा डेल्टा W अपॉन में Q0। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। देख सकते हो डेल्टा V बराबर सिंपल कुछ नहीं करना, डेल्टा W अपॉन Q0 हो जाएगा, जहाँ डेल्टा W कार्य है और Q0 परीक्षण आवेश है। आप देख सकते हो यहाँ पे डेल्टा W अपॉन Q0 इस समीकरण 1 पे भी है माइनस E इंटू डेल्टा एक्स, और यहाँ पे डेल्टा W अपॉन Q0 V के इक्वल है। तो इस पक्ष में भी डेल्टा W अपॉन Q0, इस पक्ष में भी। तो जब ये दोनों पक्ष बराबर हैं इधर वाले, जब ये दोनों पक्ष बराबर हैं तो ये दोनों पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ध्यान समझो, जब ये वाला पक्ष इसके बराबर तो ये वाला पक्ष इसके बराबर। तो यहाँ से हमने लिख दिया डेल्टा V बराबर माइनस का E इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, जब ये दोनों बराबर थे तो ये दोनों भी बराबर लिखे जा सकते, तो वही चीज़ किया। अब यहाँ से अगर E का मान निकालें तो डेल्टा V इधर है, डेल्टा एक्स इधर गुणे में नीचे आ जाएगा भाग में, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स आ जाएगा, और माइनस के चिन्ह तो माइनस का चिन्ह। तो E इक्वल टू क्या आ गया, E इक्वल टू आ गया माइनस का डेल्टा V अपॉन में डेल्टा एक्स। ठीक है, E इक्वल टू आ गया माइनस का डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। यही है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ये जो डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स माइनस का दिख रहा है ना, यही विभव प्रवणता है। यही विभव प्रवणता आपसे कहा गया था, विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। तो E इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स जो है यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो गई। E क्या है वैद्युत क्षेत्र, और डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स क्या है विभव प्रवणता। तो यहाँ पर से इक्वल टू आ गया डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स की जगह विभव प्रवणता लिख दिया गया। तो E इक्वल टू माइनस का विभव प्रवणता। अब यहाँ से आप एक पॉइंट लिख सकते हो, अतः किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। आप देख सकते हो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये किसके बराबर है, माइनस का विभव प्रवणता, अर्थात ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। तो वही चीज़ लिखा गया, किसी वैद्युत क्षेत्र, मान लो कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु है, देख सकते हो कोई बिंदु O था, तो अतः किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दिशा में, ये इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E वो क्या होगी, उस दिशा में ऋणात्मक, उस दिशा में ऋणात्मक अर्थात निगेटिव, माइनस का चिन्ह लगा, ऋणात्मक यही है, उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता अर्थात डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स के बराबर होती है। बस इतना आपको लिख देना है। ये डेरिवेशन 3 नंबर पे भी आ सकता है, 5 नंबर पे भी आ सकता है, तो आपको पूरा इस टाइप से पूरा लिखना है। ठीक है, ये आपका विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, और विभव प्रवणता की जो परिभाषा देनी थी ये हो गई कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपका अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो भैया, जो अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन को हल्के में ना लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो पढ़ो क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है किसी धारावाही चालक में धारा घनत्व J, अनुगमन वेग Vd, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा मूल आवेश E तथा धारा I में संबंध स्थापित कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको करना क्या है, धारा घनत्व J, अनुगमन वेग Vd, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, आवेश E तथा I धारा में संबंध स्थापित करना है। 3 नंबर का डेरिवेशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो इसमें सिंपल सा एकदम, यहाँ पे हमने लिखा धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, हेडिंग पड़ी धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, क्योंकि आपको धारा I तथा अनुगमन वेग Vd में संबंध बताना है। फिर यहाँ से नीचे से लिखा गया, माना किसी धातु में किसी स्थान से t सेकेंड में
मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया जाने वाला आवेश Q, तब धातु में वैद्युत धारा जो होगी I इक्वल टू Q अपॉन T होगी। मान लो कोई भी धातु है, ठीक है, कोई भी धातु है, उस धातु में किसी स्थान से, मान लो कोई स्थान है, उससे t समय में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया जाने वाला आवेश है वो Q है, तब धारा I इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, Q अपॉन T। तो आपको तो सिंपल फॉर्मूला पता है, I इक्वल टू Q अपॉन T होता है, या Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू T। ये फॉर्मूला सबको पता होगा, ठीक है, Q इक्वल टू I इंटू टी होता है, ठीक है। तो सिंपल बस ये लैंग्वेज आपको लिखनी है कि माना किसी धातु, मान लो कोई धातु है, उससे किसी स्थान से t सेकंड में, किसी स्थान से t सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया जाने वाला आवेश Q है, तब धातु में वैद्युत धारा I इक्वल टू, धारा कितनी हो जाएगी, I इक्वल टू Q अपॉन में T। धारा का फॉर्मूला ही होता है I इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। तो सिंपल ये हो जाएगा। आप देखो इसके बाद क्या करना है, आप माना तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, आप मान लो ये जो धातु या तार आपने लिया, इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, तथा उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा अनुगमन वेग Vd हो, तब देखो क्या कहा गया आपको, अनुगमन वेग Vd, J, I और N और E में संबंध बताना है। तो वही चीज़ लिखा गया, माना तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, ये जो तार या धातु ली इसका क्षेत्रफल जो है वो A है, तथा उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा अनुगमन वेग Vd हो, तब पहले यहाँ पर से लिखा जाएगा 1 सेकंड में, क्या लिखोगे, 1 सेकंड में तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 1 सेकंड में तार के क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 सेकंड में, पहले 1 सेकंड में निकाली जाएगी, फिर t सेकंड में। आपको पूरी लैंग्वेज यार इसी टाइप से लिखनी, तब नंबर मिलेंगे, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट आप कर सकते हो, पूरा लिख के आपका डेरिवेशन हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा लैंग्वेज लिखनी, ठीक है। लिखा गया 1 सेकंड में तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मान लो ये तार या धातु, देखो अब यहाँ पे सही समझा दे पूरा आपको। यहाँ पे मान लो इस टाइप का कोई तार है, ठीक है, इस टाइप का कोई तार है, आपसे पहले कहा गया था तार या धातु है, किसी स्थान से, मान लो कोई स्थान है, उससे t सेकंड में आपका जो इलेक्ट्रॉनों का आवेश है वो कितना है, Q। तो आपका धारा क्या हो गई, I इक्वल टू Q अपॉन T। आपका आ गया, मान लो इस तार का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है ये A है, ठीक है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, तथा प्रति एकांक आयतन, और इसका जो प्रति एकांक आयतन है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो वो n है, तब अनुगमन वेग Vd है, ठीक है। आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा अनुगमन वेग Vd है, तब यहाँ पर से आपको लिखना है कि 1 सेकंड, अभी t समय बाद में निकाला जाएगा, पहले निकाला जाएगा 1 सेकंड में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल रही, ठीक है। तो 1 सेकंड में इस तार के क्षेत्रफल A से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ध्यान समझो, 1 सेकंड में इस तार के क्षेत्रफल A से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जब क्षेत्रफल A है और Vd अनुगमन वेग, क्योंकि वेग भी लगेगा, तो n इंटू ए Vd हो जाएगा, कितना हो जाएगा, n इंटू ए Vd, ठीक है। तो सिंपल n इंटू ए Vd हो जाएगा। अब अभी तो 1 सेकंड में निकाला, आप निकालेंगे कितने सेकंड में, t सेकंड में, क्योंकि t समय में आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया t सेकंड में, आगे वही चीज़ लिख लेना, यहाँ पे जो लाइन खींची इसका मतलब ये t सेकंड में तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या लिखना है, t सेकंड में तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जब 1 सेकंड में इतनी आई तो t सेकंड में t का गुणा कर देंगे, तो n इंटू ए Vd इंटू t का गुणा, ठीक है। तो ये आ जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N कह दो या स्मॉल n कह दो, ये आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूरा मान आएगा, n a Vd इंटू टी, ठीक है। अब आवेश Q का फॉर्मूला जो होता है, Q का फॉर्मूला आपको याद रखना है, Q इक्वल टू होता है n इंटू ई। Q बराबर क्या होता है, n इंटू ए, जहाँ n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, तो Q इक्वल टू n ही हो जाएगा। तब Q इक्वल टू n की जगह आपको क्या लिखना है, ये देखो n a Vd इंटू टी, तो हमने n की जगह लिख दिया n a Vd इंटू टी, और E उसी प्रकार। आप देखो t इधर गुणे में, ये देख सकते हो t गुणे में, ये t भाग में आ जाएगा, तो Q अपॉन टी इक्वल टू n इंटू ए Vd और इंटू ई, देखो n इंटू ए Vd इंटू ई। आप Q अपॉन टी ये जो आया है, ये आपका समीकरण 1 इसे मान लो I इक्वल टू Q अपॉन टी, इसे समीकरण 1 मान लो, तब समीकरण 1 से I इक्वल टू Q अपॉन टी, तो इस Q अपॉन टी की जगह I रख देना, तो I इक्वल टू एन ई इंटू ए Vd, जहाँ I धारा है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, A क्षेत्रफल है और Vd अनुगमन वेग है। तो ये है धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ये 3 नंबर का डेरिवेशन है, बस आपको इसी टाइप से लिखना है पूरा। एक बार फिर से समझ लो,
पहले यहाँ पे धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध पड़ा हेडिंग। फिर लिखा गया माना किसी धातु में किसी स्थान से टी सेकंड में, मान लो कोई धातु या तार है उसमें टी सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया जाने वाला आवेश क्यू है टी सेकंड में, ठीक है। तब आई इक्वल टू जो धारा होगी उसमें क्यू अपॉन टी हो जाएगी। फिर माना तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है तथा उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा अनुगमन वेग vd हो, तब 1 सेकंड में तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इंटू avd। फिर टी सेकंड में निकाल लिया गया, पहले 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन इससे गुजरते हैं इस तार से, तो वो हुआ n इंटू एवीडी। फिर टी सेकंड में क्या आ जाएगा टी का गुणा, तो n इंटू एवीडी उसी प्रकार से टी सेकंड में टी का गुणा हो गया। फिर आवेश q इक्वल टू होता है n, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा n की जगह क्या लिख दिया गया n एवीडी इंटू टी और e उसी प्रकार से। अब यहाँ पे t गुणे में नीचे एक भाग में, तो q अपॉन टी इक्वल टू एन वी डी इंटू ई, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता i इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो इस q अपॉन टी की जगह i रख देना, तो i इक्वल टू एन इंटू एवीडी यही आप लिख देना। अतः यही धारा i तथा अनुगमन वेग vd में संबंध है, ठीक है। तो 3 नंबर का था, इसी टाइप से आपको करना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। तो ठीक है यार, आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, क्योंकि देख सकते हो वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है। तो आज का ये पार्ट 1 ही था। अब इसका जो अगला पार्ट आएगा उस पर आगे के जो चैप्टर हैं उनके भी 3 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो आप 50-55 मिनट का वीडियो अभी बन चुका है, ठीक है। तो अब इसके जो अगला पार्ट आएगा उस पर हम आगे के जो 3 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देख लो। चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 14 तक सारे क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन न लो। ये इसका पार्ट 1 वीडियो था, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो जैसे ही पार्ट 2 आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री और फिजिक्स की, उस पर जाके देख सकते हो। केमिस्ट्री के भी इसी टाइप से हम लोग 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, तो उसको भी जाके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।